तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है सॉलिड स्टेट। उसके साथ 4 या 5 लेक्चर हो चुके हैं और पिछले लेक्चर्स में हमने किस चीज़ को लेकर डिस्कस किया था, एकक कोष्टिका के बारे में। एकक कोष्टिकाएँ कितने प्रकार की होती है एंड उससे पहले क्रिस्टल जालक। तो मैं आज के वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर्स का रिवाइज करवा देता हूँ। अब पूरा तो यार मैं करवा नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि अगर पूरा करवाऊंगा तो पिछला सेम हो जाएगा और ऐसे तो आगे नहीं बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। तो देखो, क्रिस्टल क्या होता है? तो संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से प्राप्त व्यवस्था को हम क्रिस्टल बोलते हैं। एंड क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल एंड क्रिस्टल जालक के अंदर क्या डिफरेंस है, इनको ध्यान रखना है। क्रिस्टल जालक बोलते हैं अनंत संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से प्राप्त त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक बोलते हैं। त्रिविमीय मतलब 3D के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद में एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका को जैसे मैंने क्या बोला था, जैसे क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा हिस्सा उठा लो आप और उसको बार बार रिपीट करेंगे ना हम, तो पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो उस सबसे छोटे हिस्से को हम बोलते हैं एकक कोष्टिका। और उसके बाद में एकक कोष्टिका को हम चेंज किस किस हिसाब से कर सकते हैं, उसका हमने 6 पैरामीटर पढ़े थे, जो मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ा दिए। बार बार तो पढ़ा नहीं सकता हूँ ना मैं। 6 पैरामीटर क्या क्या पढ़े थे? अक्षीय लंबाई एंड अक्षीय कोण, जिनमें 3 थे दोनों, तो 6 हो गए। और उसके बाद में एकक कोष्टिकाएँ कितनी होती है? SCC, BCC, FCC एंड ECC। और अब आगे आज के वीडियो का टॉपिक क्या होगा हमारा, इसके ऊपर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कि भाई जो हमने एकक कोष्टिकाएँ पढ़ी थी ना, SCC, BCC, FCC, इनके अंदर प्रभावी कणों की संख्या कितनी होगी। प्रभावी कण मतलब इफेक्टिव, उस एकक कोष्टिका के अंदर कितने कण हैं कुल मिला के। अब हमने पढ़ने में तो क्या पढ़ा था कि भाई SCC के अंदर 8 कोनों के ऊपर 8 कण हैं, तो 8 कण थे वो उस पूरे के पूरे उसी एकक कोष्टिका के अंदर थोड़ी हैं, कुछ बाहर भी है, कुछ दूसरी एकक कोष्टिकाओं के अंदर भी सहभाजित हैं, ठीक है ना। तो ये देखेंगे SCC, BCC, FCC में प्रभावी कणों की संख्या। मैं आपके ना स्क्रीन के ऊपर देखो एक डायग्राम दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देख लेना एकक कोष्टिकाओं को, उसको देखो और मैं यहाँ पे समझा भी रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि भाई एक कण है, ठीक है ना, एक कण है जो 2 कमरों के अंदर सहभाजित है, 2 कमरों के अंदर सहभाजित है। तो एक कमरे के अंदर कितना इसका भाग होगा, तो 1/2 होगा ना, 1/2। अब जैसे ऐसे मान लो एक कण है जो 6 कमरों के अंदर सहभाजित है, तो एक कमरे के अंदर उसका कितना भाग होगा, 1/6। एंड वैसे मान लो एक कण है वो 8 कमरों के अंदर सहभाजित है, तो एक कमरे के अंदर उस कण का कितना भाग होगा, 1/8। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने SCC, BCC, FCC में क्या पढ़ा था कि भाई 8 कोनों के ऊपर 8 कण होते हैं। अब जो है ना एक कण है वो कितनी एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित होता है, तो इसके लिए आप इस डायग्राम को देख लो ध्यान से। और ज़्यादा कलर्ड वाला डायग्राम है ना, ज़्यादा कलर्ड वाली, उसको उस एकक कोष्टिका को साइड में ले लो और उसके सबसे पीछे वाला कण देखो आप, सबसे पीछे वाला कण देखो। तो सबसे पीछे वाला कण देखोगे, उसको मैं आपको अच्छे से इमेजिनेशन करवा देता हूं। देखो, तो इसके लिए मान लो कि भाई एक तो मैं जिस रूम के अंदर हूं, एक ये रूम हो गया, एक जस्ट मेरे इसके पीछे वाला रूम हो गया, एक उसके सामने वाला रूम हो गया, एक इसके सामने वाला रूम हो गया, 4 रूम तो हो गए ना। अब मान लो उस कोने के ऊपर ना एक कण रखा है, उस कोने के ऊपर, तो वो कण एक तो उसके अंदर सही होगा, एक उसके सामने वाले में सही होगा एंड एक इसके सामने वाले में सही होगा। मतलब 4 रूम के अंदर हो गई एंड 4 के 4 रूम ऊपर इसके अंदर। तो एक कण कितनी एकक कोष्टिकाओं के अंदर सहभाजित होता है, 8 से 8 एकक कोष्टिकाओं के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया कि भाई एकक कोष्टिकाओं के अंदर जो एक कण होता है ना कोने के ऊपर, वो 8 एकक कोष्टिकाओं के अंदर सैर होता है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि जैसे ये रूम है, एक तो मैं जिस रूम के अंदर बैठा हूँ, एक इसके सामने वाला रूम है, एक उस रूम के सामने वाला रूम है, एक इसके सामने वाला यहाँ पे रूम है, 4 रूम हो गए और उसके एकदम कोने के ऊपर एक कण रखा है, तो उन चारों के अंदर तो सैर हो गई। और इन चारों रूमों के ऊपर जो रूम हो गए ना, एक इसके ऊपर, एक उसके सामने वाले के ऊपर, एक उस सामने वाले के ऊपर एंड एक इस सामने वाले के ऊपर,
टोटल तो 8 रूम हो गए और एक कण था जो उस कोने के ऊपर था। तो एक कण कितने रूम के अंदर शहर हो रहा है? 8 रूम के अंदर। तो इसे समझ लो एक कण 8 कमरों के अंदर सहभाजित है। तो एक कमरे के अंदर कितना भाग होगा उसका? 1/8 होगा ना, 1/8। तो बस ये समझना था। अब हालांकि इतना मेहनत वाली बात नहीं है, ये आपको इतना ही समझना था। अब सब कुछ ईजी है। तो अब लेते हैं हम एससीसी को, सरल एकक कोष्ठिका। एससीसी में प्रभावी कणों की संख्या, एससीसी के अंदर प्रभावी कणों की संख्या। तो देखो 8 कोनों के ऊपर 8 कण उपस्थित थे ना, 8 कोनों पर कण, या अपना इसको ऐसा सीधा लिखो, कणों की संख्या मल्टीप्लाई एक कण का योगदान। एक कण का योगदान, बस इतना ध्यान रखना है। तो अब एससीसी में प्रभावी कणों की संख्या, एससीसी में कुल कण कितने थे? बीच में तो एससीसी के अंदर कण थे नहीं, ना ही फलकों के ऊपर थे, केवल कण थे कोनों के ऊपर। तो कणों की संख्या कितनी थी? 8। एंड एक कण का योगदान कितना होगा? एक कण का योगदान मैंने बताया था कि एक कण 8 कमरों के अंदर शहर है, तो एक कमरे के अंदर उसका भाग होगा 1/8। तो 8 से 8 कट जाएगा 1। तो एससीसी के अंदर प्रभावी कणों की संख्या कितनी है? एससीसी में प्रभावी कणों की संख्या 1 है, ठीक है ना। अब वैसे ही हम बीसीसी के बारे में बात करेंगे। बीसीसी में प्रभावी कणों की संख्या, तो अब हम बीसीसी में प्रभावी कणों की संख्या की बात करेंगे। बीसीसी में प्रभावी कणों की संख्या, तो इसके ऊपर भी ना कोनों पे कणों की संख्या, कोनों पर कणों की संख्या इंटू एक कण का योगदान। और बीसीसी में ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि भाई बीच के अंदर भी कण होता है, ठीक है ना। तो प्लस केंद्र पर कणों की संख्या इंटू एक कण का योगदान, एक कण का योगदान। तो अब देखो इसको मिटा देता हूं मैं। तो बीसीसी के अंदर कोनों पर कितने कण थे? 8 थे, मल्टीप्लाई एक कण का योगदान कितना है? 1/8। ये बात ध्यान रखना कि अगर कोनों पे कण है ना एक कोष्ठिका के अंदर, कोनों के ऊपर, तो उस एक कोष्ठिका के अंदर कितना भाग होगा उसका? तो 1/8 होगा। कैसे होगा ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। प्लस केंद्र पर कणों की संख्या, बीसीसी के अंदर केंद्र पर एक ही कण होता है, मल्टीप्लाई एक कण का योगदान, वो बीच में होता है। अब इस कमरे के बीच के अंदर कोई कण है तो दूसरे वाले में, सामने वाले में कैसे शेयर होगा यार? वो तो बीच में इस एक ही रूम के अंदर होगा ना। तो 1, तो इस 8 से 8 गया 1, 1 + 1 ये 2। तो बीसीसी के अंदर प्रभावी कण कितने थे? बीसीसी में प्रभावी कणों की संख्या कितनी हो गई? 2। अब ये बीसीसी में हो गई। अब ऐसे कैसे ही हम एफसीसी के अंदर निकालेंगे। तो चलिए अब हम एफसीसी की बात करते हैं। तो एफसीसी में प्रभावी कणों की संख्या, एफसीसी में भी कोनों के ऊपर तो कण थे ही, कोनों पर कणों की संख्या इंटू एक कण का योगदान, प्लस केंद्र पर कणों की संख्या इंटू एक कण का योगदान। अब देखो एफसीसी के अंदर तो भाई केंद्र पर तो कण थे नहीं ना, तो इसको मिटा देते हैं हम।
फलकों पर कणों की संख्या, फलक के ऊपर थे इसके अंदर, तो फलकों पर कणों की संख्या इंटू एक कण का योगदान। तो अब देखो एफसीसी के अंदर कोनों के ऊपर कितने कण थे, 8 कण थे, वो सभी में थे। तो एफसीसी के अंदर भी कोनों के ऊपर कितने कण, 8, एक कण का योगदान कितना होगा 1/8 प्लस फलकों पर कणों की संख्या। अब देखो घन के अंदर फलक कितने होते हैं, 6 ही तो होते हैं ना, एक ये एक ये एक ये एक ये एंड 2 ऊपर वाले, ठीक है ना। तो फलकों पर कण, सभी फलकों के ऊपर कण होते हैं एफसीसी में, तो जो 6, एक कण का योगदान कितना होगा 1/2। अब जो कण फलक के ऊपर होता है ना उसका एक कोष्ठक के अंदर 1/2 ही योगदान रहता है, क्योंकि 2 कमरों में ही तो सहभाजित रहता है ना। तो अब इससे ये कट जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 3, तो 4 आ गया। तो एफसीसी के अंदर प्रभावी कण कितने होंगे, एफसीसी में प्रभावी कणों की संख्या 4, ठीक है ना। इनको ये तो बोर्ड में आते हैं, ध्यान रखना, और ये भी इजी है, ज़्यादा कोई हैवी नहीं है। अब हम जब आगे पढ़ेंगे ना रिक्तियों के बारे में, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब एक बचा है ईसीसी, ठीक है ना। ईसीसी बोर्ड के अंदर तो आता नहीं है। ईसीसी में प्रभावी कणों की संख्या, तो देखो इसको हम नाम सीधा ही कर लेते हैं। 8 कण होते हैं 8 कोनों के ऊपर, 8 कोनों के ऊपर 8 कण होते हैं इंटू एक कण का योगदान 1/8 प्लस। अब ईसीसी के अंदर क्या ध्यान रखने की बात थी कि इसके अंदर ना विपरीत फलकों के ऊपर कण उपस्थित होते हैं। विपरीत फलक का मतलब आमने सामने वाले। अगर ये फलक ले लिया तो इसका विपरीत फलक ये होगा, ना कि वो होगा, ठीक है ना। ये ले लिया तो यही होगा फलक, विपरीत फलक। तो 2 फलक ही हुए ना, विपरीत फलक में 2 फलकों के ऊपर कण होते हैं और एक कण का योगदान होता है 1/2। तो ये 1 हो जाएगा 1, तो ये 2। इस सीसी के अंदर प्रभावी कण कितने हुए, 2 ही। तो बस यहां तक आपको समझ में आया होगा ये सब। तो ये समझ में आ गया ना आपको। तो अब मैं आपको ना इन सभी की एक सारणी बना देता हूँ और उसके बाद में आपका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी के अंदर नोट भी कर लेना, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं सारणी बना देता हूँ। तो दोस्तों यार मैंने यहाँ पे ये सारणी बना दी है आपके लिए तो कहा है कि मेरे लिए ही बनाई है। आपको याद नहीं हो रहा तो क्या हुआ, मेरे को तो याद हो ही रहा है ना, ठीक है ना। तो इसको आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना, ठीक है ना। और अब हम बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी के बारे में, मतलब कि संकुलन क्षमता क्या होती है। अब जैसे देखो हमारे पास एक कोष्ठक है ना, वो है गणीय, ठीक है ना। गणीय ही दिए, गणीय का मतलब इसकी साइड सभी सेम होगी। ए जैसे ए मान लिया तो घन का आयतन होता है a³, तो इन सभी का आयतन तो सेम होगा। अब एससीसी के अंदर कण है वो है 1, बीसीसी के अंदर कण है वो है 2, एफसीसी के अंदर कण है वो है 4। तो ज़्यादा कण है तो इन्होंने ज़्यादा आयतन घेरा होगा, ठीक है ना। और ज़्यादा घेरा तो कितना घेरा है, ठीक है ना, उसकी एक फिक्स वैल्यू तो होगी ना। जैसे आपको एग्जाम के अंदर ना, जैसे 100 नंबर का कोई टेस्ट ले रहे हैं, उसके अंदर आपको 40 मार्क्स मिले हैं, तो मतलब आपने 40 मार्क्स तो कवर कर लिए हैं। किसी को 80 मार्क्स मिले तो उन्होंने 80 मार्क्स क्रैक कर लिए, मतलब 80 तक तो भर गया है, बाकी बचे 20। वैसे ही एक कण है तो इन्होंने ज़्यादा एरिया घेरा होगा, 2 कण है तो ज़्यादा एरिया घेरा होगा, तो वैसे ही देखेंगे हम। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना।
तो चलिए संकुलन क्षमता। बात करेंगे संकुलन क्षमता के बारे में। इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। तो देखो, हमने सबसे पहले बात क्या की थी, एकक कोष्ठिका में चेंज को लेकर। तो उसके अंदर 6 पैरामीटर्स थे जिसको चेंज करके हम एकक कोष्ठिका नई एकक कोष्ठिकाएं प्राप्त कर सकें। और उसके आधार पर 7 टोटल क्रिस्टल तंत्र थे। कौन कौन से? गणीय, द्विसमलंबक, षटकोणीय और भी चतुष्फल के और थे, जिसको आप देख लेना, मैंने लिखवाया था, ठीक है ना। उसमें से गणीय है ना, तो गणीय को ही हमको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। बाकी को तो अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक बार मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं। तो देखो, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी मतलब प्रतिशत संकुलन क्षमता, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। तो देखो, कणों की संख्या, मतलब एससीसी के अंदर 1 कण है, बीसीसी में 2 कण है, एफसीसी में 4 कण है, वो प्रभावी कणों की संख्या, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वरना प्रभावी कणों की संख्या, एक कण का आयतन, एक कण का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। ये फॉर्मूला है परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी का। एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके अंदर ना मैं प्रभावी कणों की संख्या को Z से डिनोट करता हूं। Z एंड जो कण है वो कण किस प्रकार से है, गोले के रूप में ही तो है ना, गोले के रूप में। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है ना।
एंड एकक कोष्ठ का आयतन, एकक कोष्ठ का है घनीय, तो घन का आयतन होता है a का क्यूब। तो बस यहाँ से आप परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला है परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी का। अब एग्जाम में ये तो आपको आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं ना, आपको ऐसे बोल देगा भाई एससीसी की पैकिंग इफिशियंसी कितनी है, बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी कितनी है, वो निकालेंगे। अभी तुम तक फॉर्मूले तक पहुँचे, तो वो हम कब निकाल पाएंगे, जब हमको ए एंड आर के अंदर रिलेशन पता होगा, ए एंड आर के अंदर रिलेशन पता होगा, तो वो भी निकालेंगे। यहाँ पे देख लो, ये आर है ना, ये आर गोले की त्रिज्या है, ए एकक कोष्ठिका की भुजा है, ए एकक कोष्ठिका की भुजा है, ठीक है ना। तो अब हम निकालते हैं, चलो एससीसी की पैकिंग इफिशियंसी। उसके अंदर यही फॉर्मूला काम में आएगा, बट हमको आर एंड ए के अंदर रिलेशन पता लगाना होगा। और इसके अंदर ना आपको एक बात भी है जो जरूरी याद रखनी है, एससीसी की संकुलन क्षमता। तो देखो, जब तीसरा लेक्चर लिया था, शायद दूसरा या तीसरा लेक्चर था, ठीक है ना, उसके अंदर मैंने एससीसी के बारे में क्या बताया था कि 4 गोले ऊपर होते हैं, 4 गोले नीचे होते हैं, 4 गोले नीचे, 4 गोले ऊपर होते हैं। किस हिसाब को होते हैं, जैसे मान लो ये ए गोला, ये ए गोला, ये ए गोला, ये ए गोला, ये एंड 4 गोले इसके पीछे होते हैं। अब साइड डायग्राम मेरे से सही नहीं बना होगा, आप समझ लेना। तो इसके अंदर देखो, ये गोला, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसको मिला दिया। इस गोले की रेडियस ये है, इस गोले की रेडियस ये है। हमने गन कैसे बनाया था, गन बनाया था इन गोलों के केंद्र को मिला के, इन गोलों के केंद्र को मिला के। तो ये भी आर, ये भी आर, और ये जो यहाँ से है ना, ये इस गन की भुजा है, ठीक है ना। तो एससीसी के अंदर क्या हो गया, A इक्वल टू आर। ये एससीसी में ए एंड आर का रिलेशन है, इसमें सिचुएशन आते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, एससीसी की परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला तो यही है, Z मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब एंड ए का क्यूब। तो अब चलिए, अब हमें क्या करना है, Z कितना होता है एससीसी के अंदर, 1 होता है, 4/3 एंड पाई आर को मैं स्मॉल आर से लिख देता हूँ, ठीक है ना, आर का क्यूब। एंड अब इसके अंदर ए क्या होगा, ए होता है 2r, तो 2r का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 8r का क्यूब। अब इसके अंदर कैंसिल क्या क्या होगा, ये आर क्यूब, ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और जब इन और इस 1 को तो मल्टीप्लाई करो या ना करो, ये अब बस आपको आसानी से सिंपल दिख जाएगा। अब जब आप इसको ना टोटल कैलकुलेट करके आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा ना, वो होगा 52.4%। ये आ गई एससीसी की पैकिंग इफिशियंसी, एससीसी की। में एससीसी की संकुलन क्षमता आ गई है, कितनी है, 52.4%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो गन है ना, एक बार मैं बना देता हूँ, ये जो गन है ना, ये 52.4% तो अंदर से भरा हुआ है, अंदर से भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर कण है, और बाकी का जो खाली है ना, खाली कितना होगा, शायद 47.6% होगा ना, 47.6%। ये अंदर से एससीसी अंदर से खाली है एंड इतनी अंदर से भरी हुई है, मतलब ये कणों ने एरिया वॉल्यूम कवर कर लिया है, ठीक है ना। और इसके अंदर ए एंड आर के अंदर रिलेशन पता ध्यान में रखना है,
इसके अंदर एससीसी के अंदर ये कण आपस में एक दूसरे से टच हुए रहते हैं, बाकी बीसीसी एंड एफसीसी में ये टच नहीं होते हैं, केवल इसी के अंदर ही होते हैं। तो अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर बीसीसी एंड एफसीसी की संकुलन क्षमता बात करेंगे। उनके अंदर भी हमको ए एंड आर के अंदर रिलेशन पता लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे वो मेरे ऊपर है, हम अगले लेक्चर में बता दूंगा मैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो के अंदर। और अगर आपको यह सब समझ में आया है ना, तो आप मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है।